हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एनर्जी लेवल क्या है, सब लेवल्स क्या होते हैं इसे समझेंगे, फिर ऑर्बिटल्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप को समझेंगे, उसमें नोडल प्लेन क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे और फिर हम एस पी डी इन तीनों ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अंत में कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी चल रही है और कंप्यूटर की एक सीरीज भी है। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि वे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी लेवल और सब लेवल्स को समझते हैं। जब हमने बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो उसमें हमने समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? Electrons cannot just exist at any distance from the nucleus. Electrons exist around the nucleus of an atom in discrete specific orbits. तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक से किसी भी दूरी पर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये कुछ विशिष्ट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। These orbits are called level and we number them 1 2 3 4। और जो ये विशिष्ट ऑर्बिट्स होते हैं इन्हें ही हम क्या लेवल कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला लेवल होता है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसके बाद जो लेवल्स होते हैं उनको हम जनरली 2 3 4 इस तरीके से नेमिंग करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में बोर एटॉमिक मॉडल में समझा है। जो सेकंड एनर्जी लेवल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो थर्ड एनर्जी लेवल होता है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत बड़ी स्कीम में पढ़ा था, जिसमें हमने 2n² वाले फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहां से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन लेवल्स में कौन कौन से सब लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। The levels can be broken down into sub-levels. We have S, P, D and F sub-levels. तो हमें यहाँ पे 4 तरीके के सब-levels हैं, S, P, D and F। तो जो लेवल 1 होता है इसमें केवल एक ही सब-level प्रेजेंट होता है S, जिसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जो लेवल 2 होता है इसमें 2 तरीके के सब लेवल्स होते हैं, एक होता है S और एक होता है P। जो S होता है इसमें एक ही तरीके का ऑर्बिटल होता है, P में 3 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे सेकंड एनर्जी लेवल है उसमें 4 डिफरेंट तरीके के ऑर्बिटल्स हो गए, एक हो गया S का और 3 हो जाएंगे P के। नेक्स्ट जो लेवल 3 है इसमें एस पी डी ये 3 तरीके के सब लेवल्स होते हैं और यहाँ पे 9 तरीके के डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल है एस का, पी के पास 3 डिफरेंट तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं और डी के पास 5 डिफरेंट तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 और 3 8 और एक 9, तो 9 डिफरेंट तरीके के ऑर्बिटल्स यहाँ थर्ड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होंगे। ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स यानी जो एनर्जी लेवल्स है प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं इसके अंदर सब शेल्स या सब लेवल्स होती हैं, एस पी डी ओ एफ। और ये जो सब लेवल्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स। और जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं इसे हम क्या बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्बिटल्स ही वो स्थान होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऑर्बिटल्स आर स्पेसेस दैट हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल मैक्सिमम। तो जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो सबसे पहले हमने समझा कि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसके अंदर सबशेल्स प्रेजेंट होती है और सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हें हम बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं और एक बॉक्स या एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम समझते हैं जो ये हमारे पास सब लेवल्स हैं S, P, D, F, इसमें मैक्सिमम कितने बॉक्स होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो S सब लेवल होता है इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए में इसमें केवल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से जो p सब लेवल होता है इसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, px, py, pz। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके जो d सब लेवल होता है इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसलिए इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से जो f सब लेवल है इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं तो इसलिए इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे इस टेबल को देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स लिखा है, मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स है ये उससे बता रहा है। तो जो पहला एनर्जी लेवल होता है उसमें केवल एक ही सब लेवल होता है एस। अब जो एस है सब लेवल है इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरा एनर्जी लेवल है इसमें 2 सब लेवल होते हैं एस और पी। एस में मैक्सिमम एक बॉक्स होता है या एक ऑर्बिटल होता है, पी में मैक्सिमम 3 बॉक्स होते हैं या 3 ऑर्बिटल होते हैं। एस में जो हम पे एक ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी जिसमें 3 ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जो दूसरा एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि हम 2n² वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो जब 2n² में n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होके 8 ही आएगा। नेक्स्ट हम तीसरा एनर्जी लेवल देखते हैं जिसमें 3 सब लेवल्स हैं एस, पी और डी। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और डी में टी 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, यानी जो तीसरा एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरीके से हम फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए भी जब काउंट करेंगे तो ये आएगा कि उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पढ़ेंगे। An orbital is the region of space around the nucleus within which the probability of finding an electron of given energy is maximum। तो जो एक ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो अधिकतम होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावना है उसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें उनकी साइज, शेप और ओरिएंटेशन मतलब उनके अभिविन्यास के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। A smaller sized orbital means there is a greater chance of getting an electron near the nucleus। तो जो ऑर्बिटल है यदि उसका साइज छोटा है तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है वो ज्यादा होगी। ये किस तरीके से होगा अभी हम आगे जब ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पढ़ेंगे तब इसे डिटेल में समझेंगे। There are four different kinds of orbitals denoted as p, d and f, each with a different shape। तो यहाँ पे चार डिफरेंट तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं एस, पी, डी, एफ। चारों की शेप है वो डिफरेंट होती है। जो ये एस ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। जो पी ऑर्बिटल होती है उसकी शेप इस तरीके से डम्बल शेप होती है। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पांच में से जो चार डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप तो होती है डबल डम्बल, लेकिन एक जो पांचवा डी ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है इलोंगेटेड डम्बल शेप, जिसके बीच में क्या एक डोनट शेप जैसी भी होती है। तो ये पांचवा डी ऑर्बिटल है। और जो एफ ऑर्बिटल होता है इसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन एस, पी और डी ऑर्बिटल्स में आते हैं। ऑर्बिटल्स की शेप समझने से पहले हम नोडल प्लेन के बारे में समझ लेते हैं। नोडल प्लेन्स आर एरियाज अराउंड न्यूक्लियर कोर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो नोडल प्लेन जो होता है वो परमाणु कोर के आसपास का वो क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो ऑर्बिटल होता है वहां पे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, और जो ये नोडल प्लेन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है।
इन ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड। तो दो तरीके की नोड्स होती है, एक होती है एंगुलर नोड, दूसरी होती है रेडियल नोड्स। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू द एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जो एंगुलर नोड होती है ये नंबर में बराबर होती है एल के बारे में। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है, इन चारों के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। तो जो यहाँ पे n है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजिमुथल क्वांटम नंबर और वन नंबर है एक। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? तो यहाँ पे जो हमने देखा कि दो तरीके की नोड्स है, एक है एंगुलर नोड्स और दूसरी है रेडियल नोड्स। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगी, तो जो बराबर आएगी n माइनस वन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से एक घटा देंगे। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो किसी में कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे ये उस ऑर्बिटल की शेप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम एस ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल शेप, यानी ये गोलाकार होते हैं। एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल। जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। तो नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एस ऑर्बिटल है, चूंकि इनकी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है, तो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल होता है इसमें किसी भी दिशा में हम देखेंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है वो सभी दिशाओं में समान होती है। एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता सभी दिशाओं में बराबर होती है। इसीलिए जो एस ऑर्बिटल्स हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। The size of the s orbital is increased with the increase in the value of the principal quantum number। तो जैसे से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे जो s ऑर्बिटल है उसका साइज भी इंक्रीज होता है। जैसे किसी भी परमाणु के ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उसके चारों ओर यहाँ पे ये एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होंगी। जो सबसे पहला एनर्जी लेवल होता है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होती है वन। उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होती है टू। इस तरीके से वन टू थ्री फोर यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो जैसे जैसे ये एनर्जी लेवल इंक्रीज होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे एस ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल से पहले जो नंबर लिखा होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। तो यदि हम यहाँ पे इनके साइज का ऑर्डर देखें तो हम देखेंगे जो 4s है, यहाँ पे इन चारों में से जो 4 नंबर है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है वो ज्यादा है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में जो 4s है उसका साइज इन तीनों से बड़ा होगा। तो सबसे छोटा साइज होगा 1s का, उससे बड़ा होगा 2s का, उससे बड़ा होगा 3s का और फिर उससे बड़ा होगा 4s का। नेक्स्ट हम एस ऑर्बिटल में नोड्स के बारे में समझेंगे। द इंटरमीडिएट रीजन ए स्फेरिकल शेल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो इज कॉल्ड अ नोडल सरफेस। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें एक स्फेरिकल शेल या एक स्फेरिकल रीजन ऐसा बनता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, वही उसका नोडल सरफेस होता है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है इसमें केवल स्फेरिकल नोड्स ही होती हैं। तो यदि हमें किसी भी एनएस ऑर्बिटल में नोड्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है n माइनस एल माइनस वन, जहाँ n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू है वो होती है शून्य। तो यहाँ पे ns ऑर्बिटल होगा तो उसमें n माइनस वन नोड्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए शून्य होती है। The probability of 1s electron is found to be maximum near the nucleus and decreases as the distance from the nucleus increases। तो जो 1s इलेक्ट्रॉन होता है इसमें नाभिक के निकट अधिकतम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी घटती है। तो जैसे 1s है तो इसमें जो n की वैल्यू है वो 1 है, तो जब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं, l की वैल्यू 0 रखते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो 1s ऑर्बिटल है उसमें 0 नोड्स प्रेजेंट होती है, मतलब कोई नोड्स नहीं होती। तो इस तरीके से 1s ऑर्बिटल होता है।
जहाँ पे कोई भी नोड्स प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन हम यदि 2s के लिए देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू होती है 2। जब हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखते हैं, l की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 माइनस 1, यानी जो 2s इलेक्ट्रॉन होता है इसमें जो नोड्स होता है एक नोड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होगा, जिसके बाहर पहले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होगी, फिर वो जीरो होगी। जहां पे वो जीरो होगी वही उसका नोड्स होगा, और ये स्फेरिकल नोड्स बनता है एस ऑर्बिटल में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता फिर से बढ़ती है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घटती जाती है। इसी तरीके से यदि हम 3s ऑर्बिटल के लिए देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 रखेंगे, तो 3 माइनस 0 माइनस 1, यानी 3s ऑर्बिटल के लिए जो नोड्स आएंगे वो आएंगे नंबर में 2। तो वही सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता फिर बढ़ेगी और फिर 1 पे 0 हो जाएगी, वही उसका पहला नोड होगा। फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इंक्रीज होगी और फिर वापस से वो 0 हो जाएगी, जहां उसका सेकंड नोड बनेगा, और फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से जो 1s ऑर्बिटल होता है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसमें एक भी नोड प्रेजेंट नहीं होगी। जो 2s ऑर्बिटल होगा उसमें एक नोड प्रेजेंट होगी, और जो 3s ऑर्बिटल होता है उसमें दो नोड प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम पी ऑर्बिटल की शेप के बारे में समझते हैं। जो पी ऑर्बिटल होते हैं इनकी शेप होती है डंबल आकार की, और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें प्रत्येक पी ऑर्बिटल में दो लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पी इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन टू लॉब्स, और इन दोनों ही लॉब में पी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। The three p orbitals differ in the way the lobes are oriented, whereas they are identical in terms of size, shape and or energy. तो जो ये तीन तरीके के p orbitals होते हैं, px, py और pz, ये तीनों ही साइज और शेप और एनर्जी में तो समान होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी ओरिएंटेशन होती है, इनका अभिविन्यास होता है, उसके आधार पर ये तीनों भिन्न होते हैं। क्योंकि जैसे जो ये दो लोब्स हैं, यदि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होती है तो ये होता है पी एक्स ऑर्बिटल। यदि ये दोनों लोब जेड एक्सिस के अलोंग हो तो ये होता है पी जेड ऑर्बिटल, और यदि ये दोनों लोब्स वाई एक्सिस के अलोंग होती है तो ये होता है पी वाई ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन को समझते हैं। A plane passing through the nucleus on which the probability of finding the electron is almost zero. This is called nodal plane. तो नाभिक से गुजरने वाला वो तल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता लगभग शून्य होगी, वो यहाँ पे इसका नोडल प्लेन होगा। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जैसे 4p, 3p और 2p में हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो 4 है ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 4, 3, 2 इन तीनों में से 4 की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। p ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने s ऑर्बिटल में पढ़ा था कि वो नॉन डायरेक्शनल थी, जबकि p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि जो p ऑर्बिटल होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है वो किसी एक एक्सिस के अलोंग ही होती है। जैसे p x ऑर्बिटल है तो उसमें x एक्सिस के अलोंग ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी, जबकि जो s ऑर्बिटल था उसमें किसी भी दिशा में यदि हम देखते थे वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना थी वो सभी दिशाओं में सेम थी। लेकिन पी एक्स ऑर्बिटल में यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग ही, यानी यहाँ से हमें दिशा के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। इसी तरीके से पी जेड में जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी, और पी वाई ऑर्बिटल में वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी। इसलिए जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। द थ्री पी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल हैव इक्वल एनर्जीज एंड आर कॉल्ड डीजेनरेट। जैसे जो मान लीजिए 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल यानी उसमें जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू है वो 3 है, लेकिन इसमें जो 3p है इसमें तीन तरीके के जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो होगा px, 3px, 3py और 3pz। ये इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, आपस में सेम होगी। एस ऑर्बिटल में हमने नोडल प्लेन में देखा था कि जो 1s ऑर्बिटल था उसमें एक भी नोड्स नहीं थे,
जो 2s था उसमें एक नोड प्रेजेंट था, 3s में दो नोड प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो p ऑर्बिटल होता है इसमें एक ही नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी ये याद रखना होगा कि वो कौन सा प्लेन है। यदि px ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो x एक्सिस के अलोंग होती है, इसमें जो नोडल प्लेन होता है वो होता है वाई जेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे ये दोनों लोब पी की प्रेजेंट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है इसके न्यूक्लियस से गुजरता हुआ ये एक प्लेन है जो कि वाई जेड नोडल प्लेन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी वो शून्य होगी। इसी तरीके से जो पी वाई ऑर्बिटल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वाई एक्सिस के अलोंग होती है, तो इसमें एक्स जेड जो प्लेन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग शून्य होती है। तो ये पी वाई ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होगा एक्स जेड वाला। इसी तरीके से जो पी ऑर्बिटल है जहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, वहां पे ये जो एक्स वाई प्लेन होगा ये नोडल प्लेन होगा। नेक्स्ट हम डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में समझते हैं। डी ऑर्बिटल्स 5 तरीके के होते हैं जिनकी नेमिंग है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जो ये स्टार्टिंग के 4 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनकी शेप होती है डबल डम्बल। जबकि जो डी जेड स्क्वायर होता है इसकी शेप में बीच में एक ये डोनट शेप जैसी भी होती है। जो डी जेड स्क्वायर होता है इसमें केवल दो लॉब्स ही प्रेजेंट होती है, जबकि ये स्टार्टिंग के जो 4 डी ऑर्बिटल्स हैं इन सभी में प्रत्येक में 4 लॉब्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो एक्सिस के अलोंग सर्वाधिक होती है। जबकि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावनाएं होती है वो एक्सिस के बीच में ज्यादा होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इसमें जो लॉब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट हैं। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है वो एक्सिस के अलोंग होती है। जबकि डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई है, इन तीनों में जो लॉब्स हैं वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है वो एक्सिस के बीच में होती है। नेक्स्ट हम डी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन को देखते हैं। जो डी एक्स वाई होता है इसमें दो नोडल प्लेन होंगे, एक होगा एक्स जेड और एक होगा वाई जेड प्लेन। डी वाई जेड में दो तरीके के नोडल प्लेन होंगे, एक होगा एक्स वाई नोडल प्लेन और दूसरा होगा एक्स जेड नोडल प्लेन। डी जेड एक्स ऑर्बिटल में दो तरीके के नोडल प्लेन होंगे, एक होगा एक्स वाई नोडल प्लेन और दूसरा होगा जेड वाई नोडल प्लेन। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में दो एंगुलर नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो एक्स जेड और वाई जेड प्लेन है इनसे 45 डिग्री एंगल पे होते हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इसमें भी दो एंगुलर नोड होते हैं जिनकी क्या कोनिकल शेप होती है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज। ऑप्शन ए टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी ऑक्टागोनल, ऑप्शन सी स्फेरिकल, ऑप्शन डी राउंड। तो हमने पढ़ा है कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पूछा है। तो हमने पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है डबल डम्बल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पढ़ा था कि हमने इसकी शेप होती है डंबल आकार की जिसमें दो लोब्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी फ्लक्चुएट्स। तो इसमें पूछ रहा है कि जो एस ऑर्बिटल है उसका साइज इंक्रीज होगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो। तो हमने इस बारे में पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे एस ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Next है the size of 2s orbital as compared to 1s orbital is. Option A large,
ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी मीडियम एंड ऑप्शन डी वेरी स्मॉल। तो हमने इसमें अभी पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बढ़ता है तो उसका साइज भी बढ़ता है, तो इसलिए 2s ऑर्बिटल का साइज 1s ऑर्बिटल के कंपैरिजन में बड़ा होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द कैरेक्टर ऑफ p ऑर्बिटल विच डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑप्शन ए डायरेक्शनल, ऑप्शन बी नॉन डायरेक्शनल, ऑप्शन सी वर्टिकल एंड ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल। तो हमने पढ़ा था कि जो p ऑर्बिटल है उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, जबकि जो s ऑर्बिटल है उसके लिए होता है वो नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ हमसे p ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डायरेक्शनल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो इसमें से हमें बताना है कि वो कौन सा पेयर है जिसमें जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अलोंग द एक्सिस सर्वाधिक होती है। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग होती है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग द एक्सिस ही ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लोब्स इन द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आर। तो जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इसमें केवल 2 लोब प्रेजेंट थी, जबकि जो बाकी चारों डी ऑर्बिटल्स थे उसमें 4 लोब्स प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच कैन बी फिल्ड विद 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। तो जब हमने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था तो हमने समझा था कि ऑर्बिटल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, और इसे हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एनी वन ऑर्बिटल। तो किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ही आ सकते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन द डी सब लेवल। तो डी सब लेवल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो वो है 5, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एस सब लेवल में 1 है, पी सब लेवल में 3 है, डी सब लेवल में 5 है और एफ सब लेवल में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।